तो भारत का सवाल में आज ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे कई मेहमानों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है। भारत के शूरवीरों ने आतंकी और उसके आकाओं पर घर में घुसकर वार किया है। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त कर दिए। हालात खराब होता देख पाकिस्तान मदद की गुहार लगाने के लिए इधर उधर भागा और इसके बाद मध्यस्थता के लिए कई देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। भारत को भी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। गनीमत रही कि भारत ने सीज फायर की बात मान ली, लेकिन अब पाकिस्तान की एक बार फिर से वही हालत होने वाली है। भारत अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने वाला है। पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों को मारे जाने के 2 हफ्ते बाद भारत ने यूएनएससी की प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को इसकी जानकारी दी है। भारत ने पहलगाम हमले के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से संबंधित द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ जिसको कहते हैं कि गतिविधियों के बारे में बताया। दरअसल ये इसी का लश्कर का ही बदला हुआ नाम है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। वहीं राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर पहुंचकर आतंकी और उसके आकाओं को चेताया। ये भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर वार किया, यानी पाकिस्तान अभी भले ही बच गया लेकिन उसके बुरे दिन आने बाकी हैं। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जो जख्म दिया उसे पाकिस्तान शायद ही कभी भुला पाए। भारत के शूरवीरों ने न सिर्फ आतंकियों के अड्डों को पल भर में कब्रगाह बना दिया, बल्कि 100 से अधिक आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। अब भारत पाकिस्तान को यूएनएससी में बेपर्दा करने में लगा है। भारतीय अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रबंध समिति की निगरानी टीम को पहलगाम आतंकी हमले के पीछे टीआरएफ की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक ये टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय के साथ बैठक भी करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीम हमले में टीआरएफ की संलिप्तता पर संयुक्त राष्ट्र की संबंधित समितियों को कुछ सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। वहीं दूसरी तरफ विदेशी अखबारों में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी माना है कि भारतीय एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा था कि उसने भारत के कई एयरबेस पर हमले किए हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 को उड़ा दिया है, कई फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, दिल्ली पर हमले कर दिए हैं और ये दावे पाकिस्तान की मीडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के थे। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी एयर डिफेंस भारत के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उधर जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने दुश्मन की छाती पर वार किया है। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साफ है कि इस बार पाकिस्तान भले ही अमेरिका से रहम की भीख मांगकर बच गया हो, लेकिन उसकी कोई भी साजिश अब चलने वाली नहीं है। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में लगा है और आगे किसी भी हिमाकत का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, अब मामला बड़ा गंभीर है और ऐसे गंभीर मामले पे बड़ा गंभीर पैनल और बहुत ही सीनियर पैनलिस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं।
सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनरल चतुर्वेदी आपका। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की बड़ी ही ऐसी कार्यकर्ता हैं जो पूरी शिद्दत के साथ उनके लिए चुनाव प्रचार करती रहीं। उन्होंने उस दौरान, चुनाव के दौरान भी हमें काफ़ी जानकारियां दी थी। सचिन शर्मा लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आज पैनल पर विशेष तौर पर मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, देश का बड़ा जाना माना नाम है, जेएनयू से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिंह आपका भी स्वागत करता हूं। पूर्णिमा जी, सचिन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। जनरल चतुर्वेदी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। यूएनएससी में हमने बता दिया और हमने कई सबूत रखे हैं। टीआरएफ हम जानते हैं कि कैसे लश्कर तैयबा का ही नाम बदल दिया गया, और वहाँ के रक्षा मंत्री ने पहले भी जिस तरह के बेतुके बयान दिए थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, उससे साफ हो गया था कि वो लश्कर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम इसलिए बदल दिया क्योंकि टीआरएफ को हमेशा पाकिस्तान बचाता रहा है, यानी उसको पालना पोसना चाहता है। अगर पूरी दुनिया पहलगाम के बाद सचमुच आतंकी हमलों की निंदा करती है तो टीआरएफ को लेकर इतना सोच विचार क्यों चल रहा है सर? ये सब मैं समझता हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब अपने ऊपर आता है 9/11 अगर होता है तो बिल्कुल टेररिस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरे के ऊपर आता है तो अलग अलग तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वो लोग बातचीत करते हैं। मैं समझता हूं जब तक पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होगा, आतंकवाद नहीं जाएगा। ये सबको मालूम है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक नया नाम है या उसका एक अंग है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उसको प्रूव करना पड़ रहा है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का है। और दूसरी बात, अगर आप देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पहले दिन भारत ने 9 आतंकवादी शिविरों को और उनके केंद्र को बिल्कुल ध्वस्त किया था, उसके बाद जब उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसमें पाकिस्तानी सेना के फौजी अधिकारी, पुलिस के फौजी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब वहां मौजूद थे। तो ये किस प्रकार का आतंकवाद की अगेंस्ट लड़ाई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व को, स्पेशली बड़े देशों को, मैं समझता हूं अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना है, इन सब को एक होना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को इतना जद्दोजहद करके कहना पड़ा कि किस तरह से ये हुआ है। पूरे विश्व ने देखा पहलगाम 22 अप्रैल को किस तरह से हमारे छोटे बच्चों को, जिनकी शादी, देवर ओनली 1 वीक इनटू मैरिज, हनीमून पर थे, उनको ये पूछ के कि ये तुम्हारा धर्म क्या है और तुम कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं, और उसके बाद उसके हस्बैंड को मार देते हैं, उसको विधवा कर देते हैं। ये किस तरह का निंदनीय कृत्य है, घिनौनी हरकत है। मैं कहता हूं इससे बड़ी दुर्दांत, डास्टर्डली, हीनस क्राइम नहीं हो सकता जो ये हुआ। जी, आपने कहा पूरी दुनिया के देशों को इस पर बोलना चाहिए। प्रोफेसर सिंह, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ बात तो खूब करती है, लेकिन ये ड्यूअल स्टैंडर्ड हमको देखने को मिल रहा है, या आपको कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक मजबूरियां देखने को मिलती हैं कि कई बार निंदा की जाती है लेकिन उसके बावजूद कई सबूत और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों? और भारत ने एक बात कही है, ना चुप रहेंगे न चुप रहने देंगे, यानी हम दूसरों को भी इस पर अब साफ साफ बोलने के लिए मजबूर करेंगे। पिछले करीब 100 साल का इतिहास यदि उठा के देखें, आतंकवाद से किस तरह की सोच से विश्व लड़ना चाहता है, तो 2001 में जब 9/11 हमला हुआ था अमेरिका का, उस वक्त मुझे लगता है विश्व के सबसे ज्यादा संख्या में सभी राष्ट्र मिलकर एक मत बात करना शुरू किए थे कि आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। पिछले 2 दशकों में आप देखें धीरे धीरे फिर से एक बिखराव सामने आता है। हालत ये कि यदि आप आज देखें कि सीरिया में सत्ता की कमान किसके हाथ में है, अफगानिस्तान में सत्ता की कमान किसके हाथ में है, तो अजूबा लगता है कि क्या इस तरह के घटक सत्ता संभाल सकते हैं, जो संभालना चाहिए उनको, या दूसरे राष्ट्र किस तरह से उससे जुड़ रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि सभी बड़े राष्ट्रों को, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं,
उनकी जो आतंक को लेकर नीति है उसमें आप अलग अलग उसमें रंग देख सकते हैं। कुछ देश तो कुछ विषयों पर, कुछ मुद्दों पर, कुछ आतंकी गुटों के बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। फिर कुछ देश उन्हीं गुटों, उन्हीं आतंकियों, उन्हीं बातों को लेकर कहते हैं कि उसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो वो क्विड प्रो को की बात करते हैं कि यदि हम भारत के लिए टीआरएफ को इस तरह से घोषित करते हैं कि वो आतंकी संगठन है, तो उसके एवज में हमें क्या मिलने वाला है। और सबसे खतरनाक है तीसरे ग्रुप के, जिस तरह से इसमें आप देखेंगे चीन का अक्सर रुख इस तरह का रहता है कि वो चाहता है कि इनको पाकिस्तान जो संरक्षण देता है उस पाकिस्तान को संरक्षण दे दें हम, ताकि ये एक तरह से भारत विरोधी जो ताकत है वो लगातार बनी रहे। तो राष्ट्रों में एक मत जो होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की समस्या है, आतंकी जो है सबको परेशान करते हैं, नुकसान करते हैं, पर उस पर नीति एक मत नहीं हो पा रही। पिछले 2 दशकों में मैंने कहा कि जो एक मत बनी थी 2001 में जी। उसमें लगातार गिरावट हुई है। और इसी के सामने आप देखें कि टीआरएफ को लेकर भी आज अलग अलग बात हो रही है। अलग अलग देश अपनी अलग अलग नीति सामने रखते हैं। कुछ देश चुप रहना चाहते हैं, कुछ देश कुछ संकेत करते हैं। ये जो चुप रहने वाली मजबूरी है प्रोफेसर सिंह, इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं फटाफट जरा बाकी के पैनलिस्ट के भी कमेंट्स ले लेता हूं। पूर्णिमा जी, कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप को भारत में भी एक हीरो की तरह देखा जा रहा था। अभी भी मुझे नहीं लगता बहुत फर्क आया होगा, लेकिन उनके स्टैंड को लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन आया है कि उनकी एक दोहरी नीति है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन आतंकवाद परस्त पाकिस्तान को किसी तरह बचाने के प्रयास भी करते दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर हैविंग मी। देखिए, क्वेश्चंस सबके मन में आ रहे हैं। मैं उनके स्टॉन्च सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ, कैंपेनर हूँ, उनके लिए वोट लाए हैं। तो हम भी क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक एजेंडा बन जाता है कि कोई लीडर को आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। आपके पास, आप डेमोक्रेसी में हो, और जैसे आप मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर नॉर्थ कोरिया और इंडिया में डिफरेंस क्या है, नॉर्थ कोरिया में और अमेरिका में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप एनिमी बन गए और एनिमी के साथ चले गए, ऐसे कुछ नहीं है। क्रिटिसिज्म का एक वैल्यू होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो साफ साफ मेरी बात वही है। तो मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चन है। मैं कई दिनों से मैं क्वेश्चंस करते जा रही हूँ। मुझे भी अटैक पड़ता है ट्रम्प सपोर्टर्स के अगेंस्ट में। और ऑब्वियसली मैं ये साफ लिखा था कि जो हुआ है लास्ट फ्यू डेज में, इसमें क्या हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे वेस्टर्न एंटिटीज उसको इंटरप्रेट ऐसे किया है कि भारत का इस पे बेसिकली सरेंडर हुआ है। पाकिस्तान वाज न्यूट्रलाइज्ड एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोलते तो गए कि इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो पहले का बयान ऐसे दिया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि 1500 ईयर्स से वो लोग फाइट कर रहे हैं, हमारा दिस इज नॉट आवर इशू। इवन JD Vance has spoken about it, this is not our issue, we're not going to get involved. That's very good. Then अल्टीमेटली ये क्या हुआ, सडनली एक पोस्ट आ जाता है एक सोशल मीडिया में कि वी हैव इंटरमीडिएट किया है और हमने क्रेडिट लिया, वी आर वेरी प्राउड टू हैव मीडिएटेड। तो ये जो बाहर के जो लोग हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट एज ए सपोर्टर, कैंपेनर, फंडर, डोनर एंड proud staunch fan of Mr. Donald Trump also, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, हमें बताया जाए। Hopefully there will be lot of things that will come. Questions अभी है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, ये अच्छा है। मुझे इसमें आपके अंदर जो सवाल है ना, उससे मुझे इस चर्चा में, क्योंकि मेरे साथ ऐसे पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनके पास बहुत से जवाब होंगे, तो सचिन जी मैं और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि पूर्णिमा जी ने कहा कि क्या हुआ, हमें समझ नहीं आया। एक दोहरा मानदंड देखने को मिल रहा। अच्छा, हम जब पूरी दुनिया की बात करते हैं, जो जनरल चतुर्वेदी कह रहे थे, प्रोफेसर सिंह ने भी कहा, तो पूरी दुनिया से ज़्यादा हमें अमेरिका के दोहरे स्टैंड को लेकर बड़ी चिंता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है या नहीं है, पहले ये भी हम समझ लें। जी, बहुत अच्छा सवाल। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। प्रवीण जी, देखिए,
आज भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। अब जो देश हमारे साथ हमेशा रहते थे, आज उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करें। अब देखिए इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखते हैं तो भारत आज एक चौथी बड़ी इकोनॉमी है। और अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को जो ये वॉर हुआ है, इसमें भारत एक बड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंटिटी की तरह उभरा है, जहाँ पे हमने ना कि पाकिस्तान को मात दी है, बल्कि आप हमारे अगर वेपनरी देखते हैं, जो हमारे मेक इन इंडिया के या डिजिटल इंडिया के अंदर जो हमने अपने वेपन्स बनाए हैं, आज उन वेपन्स की मार्केट वर्ल्ड वाइड खुल गई है। हमने अमेरिकन वेपन्स को मात दी है, हमने चाइनीज वेपन्स को मात दी, हमने जो क्या कहते हैं टर्की के वेपन्स थे उनको मात दी, हमने टर्की के ऑपरेटिव्स को मात दी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो जब सत्ता में आए थे, उनका एक बड़ा क्लियर नैरेटिव था कि मैं मैं यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध है उसको रुकवा दूंगा, मैं पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध रुकवा दूंगा। और देखिए आज तक कोई भी युद्ध नहीं रुका। इसके जो अर्थ है वो हम डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। देखिए जो अमेरिका है वो आज, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। कहीं ना कहीं उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, चाहे वो एज ए मीडिएटर आते हैं, चाहे वो एज ए सपोर्टर आते हैं, चाहे वो एज ए फंडर आते हैं। अब उनको अपने इंटरेस्ट, मुझे लगता है सचिन जी इसको थोड़ा समअप ऐसे करें कि उन्हें एक बड़ा जल्दी में ब्रेक थ्रू चाहिए था, एक ऐसा क्रेडिट चाहिए था कि देखो मैं आया हूं, मैंने ये कर दिया, बेशक वहां नहीं किया, देखो यहां हो रहा था, यहां मैंने कर दिया, उसकी जल्दबाजी में वो दिखाई दिए। अब प्रोफेसर सिंह, अब ये बताइए कि यूएनएससी में भारत जो अपना स्टैंड अब ले रहा है, खासतौर पर पहलगाम, उसके बाद भारत पाकिस्तान की जो स्थितियां बनी, क्या ऐसा नहीं कि पहली बार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और टीआरएफ को लेकर भी पहले बात उठा चुके हैं, उस समय पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, अब इसी टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली पहलगाम की, साफ हो गया आतंकी संगठन है, साफ हो गया पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता था वो आतंकी हमला कर रहा है। इन परिस्थितियों में भारत का पक्ष कितना मजबूत और क्या अपेक्षित कामयाबी मिल सकती है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आज भारत जो 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य रह चुका है सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ में, आज भारत नहीं पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है। इसके बावजूद जब 5 मई को उन्होंने प्रस्ताव लाया और बातचीत हुई सुरक्षा परिषद में, तो उल्टा पाकिस्तान को ही लताड़ा कई मुल्कों ने, कई देशों ने उसमें सवाल पूछे पाकिस्तान से कि यदि पहलगाम के जो आतंकी हमले का सीधा निशाना एलईटी से है या टीआरएफ से है, तो उसके बारे में बताएं कि वो आपके यहाँ क्यों हैं। और ये भी पूछा कि ठीक उसके 2 दिन बाद आपने कराची में मिसाइल टेस्ट किया, तो उसका क्या मतलब था, क्या इशारा करना चाहते थे? जिस वक्त भारत इतने बड़े आतंकी हमले को लेकर चिंता में है और बातचीत आपस में यहाँ निर्णय हो रहा है कि कैसे उसका जवाब देना है, ठीक उसी वक्त आप और प्रवोक करते हैं। तो चीन को छोड़कर मुझे लगता है ज्यादातर देशों ने, जो 10 दूसरे देश अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने ज्यादातर सवाल जो है वो पाकिस्तान से ही पूछे। हालत ये कि कोई भी उसके बाद कोई दस्तावेज या कोई स्टेटमेंट या कोई कम्युनिके जारी नहीं हुआ कि जनता में खुलेआम सार्वजनिक तौर पर क्या बैठक का निर्णय हुआ, क्योंकि निर्णय हुआ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से सवाल पूछे गए। भारत जबकि वहां इस वक्त था नहीं, तो भारत की जो बदलती हुई साख है, जब भारत के सैद्धांतिक जो तरीके हैं अपनी विदेश नीति को या दूसरे निर्णयों को लेने के, उसका प्रभाव सामने आता है कि भारत, जैसे कहा कि ना चुप रहेंगे ना चुप रहने देंगे। दूसरे जो दोस्त देश हैं जिनको लगता है भारत के साथ उनकी आवाज मिलनी चाहिए, उन्होंने सुरक्षा परिषद में ये सवाल उठाए। तो भारत को जरूरी नहीं कि हर काम खुद ही करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़े हुए बहुत देश हैं। हाँ, ये बात अलग है, वही उन देशों में से कुछ देश कभी कभी अपनी जो भाषा है उसमें बदलाव लाते हैं, अपना वो क्या उसमें राष्ट्रहित देखते हैं वो उनके लिए जानना होगा। तो ये जो दोगलापन कभी कभी आपने जिक्र किया नजर आता है अलग अलग देशों की भाषा में, उसको भारत से जो है बिल्कुल सटीक जवाब मिलता है। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ किया कि पाकिस्तान के बारे में या कश्मीर को लेकर भारतीय जो नीति है वो अलग है, बदल गई है, और उसके नए क्या स्तंभ होंगे, क्या मापदंड होंगे, किस तरह से भारत जवाबदेही करेगा। तो भारत परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही करता है, और उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं जिनको लगता है कि भारत की जुबान के साथ, भारत की भाषा के साथ जुड़ना चाहिए
हिस्सेदारी बनाने की जरूरत है, वो भी भारत की ठीक है, बात हो सकता है। आगे मैं बढ़ते प्रोफेसर बढ़ते। सिंह आपका पॉइंट समझ भी रहा हूं, लेकिन अब मैं दर्शकों के लिहाज से जनरल चतुर्वेदी, एक सवाल जो आम दर्शक, ये सोच लीजिए कि बिल्कुल आम हिंदुस्तानी जो बैठकर सोच रहा होगा इस विषय में, उसके लिहाज से एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि हम दोस्ती यारी जो दुनिया की देखते हैं, हम जानते हैं सारी मतलब की यारी है, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम देखते हैं कोई ताकत बढ़ा लेता है तो उसके पीछे, जैसे भारत है, वर्तमान में बड़ी बड़ी ताकतों ने भारत की तरफ दोस्ती का रुख इसलिए नहीं किया कि क्योंकि वो मोहब्बत जाग रही थी, भारत उनकी जरूरत बन गया है, इसलिए भी उनको आना पड़ा। लेकिन क्या हकीकत यह है कि भारत की बढ़ती ताकत से बड़ी बड़ी ताकतें भी कई बार परेशान होती हैं, और उसको कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है इन ताकतों को, तो भारत को यह एहसास कराती है कि देखो हम कितने जरूरी हैं? प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है। ये बिल्कुल सही है कि भारत जब यश और कीर्ति के शिखर पे आगे बढ़ रहा है और उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचे उस पर, उसकी डिप्लोमेसी बहुत कामयाब हो रही है, और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो भी, और इस बार तो जो आत्मनिर्भरता का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक पहल की थी, उसका बिल्कुल आप सब ने, पूरे विश्व ने देखा है कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो जरूरी है कि जब भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था बेटर होगी, तो लोग भारत से थोड़ी जलन करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कोलैबोरेट भी, कुछ सेंसिबल देश होंगे तो वो कोलैबोरेट भी करेंगे, और कुछ लोग कन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा करेंगे जिससे भारत प्रगति के पथ पे उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़े। लेकिन मैं ओवरऑल जो देखता हूं, और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट पूर्णिमा जी, जिन्होंने इतने ट्रम्प की पार्टी की होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वो खुद हैरान है इस बात से। दिस इज वेरी वेरी, और यही चीज होगी, क्योंकि जब अब देखिए, एक दिन पहले आप आईएमएफ, जब सबको मालूम है कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ, आप आईएमएफ का लोन उसी टेररिस्ट देश को, जिसने की सारी आतंकवाद का जड़ है, जहां पे पूरे विश्व में जो भी आतंकवाद की घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और क्यों नहीं विश्व को समझ में आ रहा, ये बहुत अचरज की बात है। जब तक विश्व संगठित नहीं होगा आतंकवाद के खिलाफ, ये आतंकवाद, ये इस तरह के देश जो पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदाराना फेल्ड स्टेट, असफल राष्ट्र है, और जिसकी आर्मी टोटल नॉन प्रोफेशनल है, रोग आर्मी है, वो कुछ भी कर सकती है। एक और बात मुझे लगती है जनरल चतुर्वेदी, इस पर भी बात करूंगा, पूर्णिमा जी, सचिन जी, मैं आपके कमेंट भी लूंगा, लेकिन एक बात मुझे और लगती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जिसको लेकर हम तो जानते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको झेलते हैं, हमें पता है कि ये किस तरह की बदमाशियां, किस तरीके से ये छद्मता दिखाता है, किस तरीके से आतंक को पालता है, और हमें लेकिन दुनिया के बाकी देश इसको अफ्रीका के देशों से भी कोई बहुत ही कमजोर और बुरा देश समझते हैं, ऐसा पतित और ऐसा गिरा हुआ, ऐसा कमजोर देश मानते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, इसकी हालत तो बड़ी खराब है, और बर्बाद हो जाएगा, और खराब, यानी कि वो सिंपैथी को कहीं ना कहीं गेन करने की, कैच करने की कोशिश करता है, और हो सकता है इस झांसे में ले लेता हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। सचिन जी, पूर्णिमा जी के कमेंट बाकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा हुआ है, भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा था, और पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस थे उन पर ये मिसाइलें दागी गई थी। 9 और 10 मई की रात को मिसाइल दागी गई थी, इसमें भारी तबाही पाकिस्तान के एयरबेस पर हुई थी, और ये वो कदम था भारत का। भारत पहले समझाता रहा बार बार कि मत करो मत करो, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारत ने ये कार्रवाई की थी, जब ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। और भारत की कितना झूठ पाकिस्तान चला रहा है, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिसके बाद घुटने पर आ गया पाकिस्तान, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 15 ब्रह्मोस मिसाइल मारी, और ये पाकिस्तान के महत्वपूर्ण 9 से 10 एयरबेस पर, 11 एयरबेस जो हैं वो एग्जैक्ट अगर जो खबर आ रही है उन पर मारी गई। इनकी तस्वीरें साफ तौर पर ये बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान इससे घबराया, उसके बाद गिड़गिड़ाता हुआ इधर उधर भागा। हालांकि भारत की तरफ से औपचारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो जानकारियां दी गई भारत सरकार की तरफ से भी, उसमें बता दिया गया कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इस पर खुद
भारत की तरफ अब मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। राकेश, ये एक बड़ा कदम था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अभी, क्योंकि हमें यह पता है कि भारत का एक बड़ा अटैक हुआ था वहां पर और कई एयरबेस को, लेकिन वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला हुआ था, ये एक नई खबर आ रही। थोड़ा डिटेल चाहेंगे इसकी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 9-10 मई की रात को पाकिस्तान ने हमला किया और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी 15 जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको दागा और 11 जो खबरें सूत्रों से आ रही हैं प्रवीण जी, उसमें आ रही हैं कि 11 एयरबेस को टारगेट किया गया, इनको काफी नुकसान पहुंचाया गया। लिहाजा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो जारी है चूंकि सीज फायर है, लेकिन इसके बाद जो लगातार खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने और जो एयरफोर्स है उसने जिस तरीके से कार्रवाई की, उससे जो सूत्रों से खबर आ रही है, आपने जो वीडियोस हैं उसमें भी देखा होगा कि जो एयरबेस हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। लगातार पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 11 जो 13 एयरबेस हैं उनमें से 11 एयरबेस को जी। अच्छा राकेश, देखिए इस समय जब मैं भारत का सवाल में मेहमानों से बात कर रहा हूं तो लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जैसे एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तो इस पर उनसे जरूर कमेंट चाहूंगा। फिर पूर्णिमा जी और सचिन जी मैं आपके पास आता हूं। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, ये ब्रह्मोस का जो इस्तेमाल है इस पर थोड़ा सा आप दर्शकों को भी जानकारी दें, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल थी जो एयरबेस पर मारी गई थी, ये पहली बार जानकारी आ रही है। प्रवीण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रह्मोस एयर वेक्टर्स, हवाई जहाज से, ये इसके तीनों वेक्टर्स हैं हमारे पास, लैंड, सी और एयर वेक्टर, तीनों वेक्टर्स हैं। और ये बहुत ही पोटेंट मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करती, आप इसको क्रूज मिसाइल के तौर पे जान सकते हैं। सुपर सोनिक 3 मैक्स इसकी है, 290 किलोमीटर स्टेटेड रेंज है, लेकिन इसकी बढ़ाई जा सकती है जब जरूरत पड़े। और इस तरह से आप देखें, मैंने जब मैं सर्विस में था तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखा था। एक पुराना शिप को खड़ा किया था और उस पर फायर किया गया था और वो शिप 2 हिस्सों में बट गया था। दैट इज द इसकी जो पोटेंसी आप कह लें, जो पोटेंट वेपन सिस्टम की जो एक्चुअल इफेक्ट है, प्रभाव है, वो मैं खुद साक्षी हूं इसका। बहुत ही प्रभावशाली है और वही हुआ है। अब 15 मारी गई हैं या उससे कम या ज्यादा मारी गई हैं, फायर की गई हैं, ये तो आई थिंक आर्म फोर्सेज ओनली उनको मालूम होगा। लेकिन एक्यूरेसी, उसके साथ साथ 2 चीजें और बहुत जरूरी हैं कि भारतीय सेना ने ना तो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, ना इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, ना एयर स्पेस का वायलेशन किया। उसके बावजूद जो सबक सिखाना था, जो संदेश भेजना था, बहुत सख्त संदेश भारत ने भेजा है। ये इसकी कैपेबिलिटी है और ये केवल हमारा जो मिसाइल सिस्टम है और उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी, जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमने कोऑर्डिनेट करके बनाया था, जो कि इगला, Zu-23, L-70 गन्स हमारी, उसके बाद उषा के आकाश, पिचौरा, S-400, ये सब का, अगर वो आपने सुना होगा डीजीएमओ को जब उन्होंने कहा कि फ्रॉम डस्ट टू डस्ट एंड एशेस टू एशेस, कि अगर एक से बच गए तो दूसरा आपको ले ही लेगा। तो इस तरह का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था और दूसरा उसके साथ साथ हमारा ये जो खबर मैं बता रहा हूं, इस खबर से जनरल चतुर्वेदी एक बात और साफ हो जाती है। पहले प्रिसाइजली 9 के 9 जो ठिकाने थे आतंकियों के, उनको मारना और एक भी जो है वो रोकना पाना। उसके बाद में ये ब्रह्मोस मिसाइल दागना, 15 मिसाइल दागना और 11 ठिकाने जो हैं उनको निशाना बना लेना। इससे ये भी पता लगता है कि भारत का डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत है, भारत जब ऑफेंस पर आता है, हमला करने पर आता है, तो वो भी उतना एक्यूरेट और उतना प्रिसाइज है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरह से चकमा देते हुए, या हो सकता है कि वो काम ही ना कर रहा हो जैसी खबरें आ रही हैं। खैर, ये भारत ने अपनी शक्ति को दिखाया। ब्रह्मोस मिसाइल 15 दागी गई थी, उनका महत्व, उनकी पोटेंसी के बारे में आपको जनरल चतुर्वेदी ने बताया। पूर्णिमा जी, एक और बड़ी लड़ाई चलती रही है।
हम जानते हैं हर युद्ध जो है उसमें प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव, ये बहुत बड़ी चीज, बड़ी भूमिका निभाता है। खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देश के पास जो मार पे मार खा रहा हो, जो झूठ पे झूठ बोल रहा हो, उसकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। ये झूठ ऐसे भी पकड़ा गया, मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से और मजबूती से रख दूं, कि पहलगाम करवाने का मकसद ही था कि आंतरिक राजनीति को असीम मुनीर अपनी पकड़ में लेना चाहते थे। और जब वो मौका मिल गया तो उसके बाद युद्ध डालना, और पूरी जनता इमरान खान को भूल गई, महंगाई भूल गई, बलूचिस्तान भूल गई, सब भूल गई, और उसके बाद में सेना सेना सेना, और फिर वहां पर झूठ परोसा गया कि भारत के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें आप अमेरिकी मीडिया, क्योंकि आप अमेरिकन मीडिया को लगातार वॉच कर रही हैं, हो सकता है कि आपने भारत पाकिस्तान के मीडिया को भी देखा, फॉलो किया, बट अमेरिका मीडिया के बीच में आप हैं, तो मुझे बताइए अमेरिकन मीडिया ने इसको कैसे लिया? टॉम कूपर ने तो खैर इस पे काफी अच्छा विस्तार से बताया है, लेकिन बाकी मीडिया ने कैसे लिया इसको? देखिए, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे 2 पॉइंट रखनी है पहली कॉन्वर्सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये बताया था सर, ये नहीं बताया था कि पूर्णिमा जी की बात अच्छा लगा कि आप रिपब्लिकन पार्टी के नेता होने के बाद भी क्रिटिसाइज कर रहे हो और क्वेश्चन उठाए हो। मैं तो कहती हूँ कि मैं डेमोक्रेसी में हूँ और मेरा अधिकार है क्वेश्चन उठाना जहाँ पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो एक क्रिटिक्स और समझ में ना आने के लिए मैं क्वेश्चन उठाती हूँ। मैं तो जब पीएम मोदी को यहाँ से क्वेश्चन उठाती हूँ, भारत या जो आपके आईटी सेलियर्स है मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी की लक्षण नहीं है। मैं तो रहती हूँ डेमोक्रेसी में, और मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ इंडिया डेमोक्रेसी है। तो फिर एक कल्ट पर्सनैलिटी के अगेंस्ट होना गलत बात नहीं है, until it becomes like you can't even criticize that person। तो ये जो लास्ट फ्यू डेज में हुआ, बहुत कुछ हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस है, शायद महीना लग जाएगा उसको अनकवर करने में क्या क्या हुआ है। सेकेंडली, एक बात सर ने ये बताया था कि पाकिस्तान रोग नेशन है, और सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन मैं अगर आपने सही आप एक इशू को एड्रेस करना चाहते हो ना, वो इशू की जड़ को हमें पकड़ना चाहिए। ना अमेरिकन पॉलिटिशियंस को वो शक्ति है, ना इंडियन पॉलिटिशियंस में मैंने कभी वो शक्ति देखा। जो इश्यूज है, वो टेररिज्म का इशू था, वो इस्लामिक टेररिज्म का इशू था, वो फंडामेंटलिस्ट का इशू था, और कोई उसका नाम ही नहीं लेते। और जो द रीजन मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, पूर्णिमा जी, अब ये थोड़ा विचार, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया ना, उसमें मैं बता दूं, ख्वाजा आसिफ, कोट अनकोट ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान, ये डर्टी वर्क हम पिछले 30 सालों से अमेरिका के लिए करते रहे, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। वो ये कह रहे हैं टेररिज्म की जड़ में अमेरिका है, और यही अमेरिका जो है वो उनको बचाने के लिए आ जाता है। देखिए, मैंने इसके बारे में भी बहुत कुछ सुन रही हूँ। अमेरिका इसको डिनाई करेगा, शायद उसको ये बोलेगा कि डर्टी ओवर किस में रेफरेंस किसको किया। शायद वो अफगानिस्तान के रेफरेंस में ये कह रहे कि वो वहां पे रशिया को हराने के लिए पाकिस्तान को यूज किया गया है, उसके हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका के अंदर और एल्सवेयर पाकिस्तान को यूज करेंगे, वो बात डिनाई करेंगे अनलेस अनटिल कोई प्रूफ वहां से आए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान को आप डेफिनेटली टारगेट करें बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, बट माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट एट द एंड ऑफ द डे हिंदूज को चुन चुन के मारा गया था, और उनका धर्म पूछ के, उनका कपड़े उतार के, उनको चेक करके मारा गया था। जो मारे थे उनका भी रिलीजन था, जो मरे थे उनका भी रिलीजन था। ये जो सिंपल सी एक फैक्ट है, अगर इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती और दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हमारे जैसे लोगों को मारा जाएगा, और 20 साल के बाद हिंदू जिंदा ना भी रह सकते। हमें इतना वीक करा जाएगा कि हम कन्वर्ट होने के लिए हम मजबूर हो जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन 57 इस्लामिक कंट्रीज। सो आई एम सॉरी टू से दैट इंडियन मीडिया को थोड़ा सा करेज लेना है और सच को सच बोलना सीखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनको बचाया नहीं जा सकता। अब मैं अमेरिका रहूं या ऑस्ट्रेलिया में रहूं, इंडिया में रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक पॉइंट मुद्दा मुझे उठाना था। सेकंड, आपने ये मीडिया के बारे में बोले हो, मीडिया जो है, अमेरिकन मीडिया जो है, वो पहले दिन से ही एंटी इंडिया है, पहले दिन से एंटी हिंदू है। मुझे एक टॉपिक में मुझे उठा के दिखा दीजिए कि अमेरिकन मीडिया कभी इंडिया के पक्ष में बोला है, कभी हिंदूज के पक्ष में बोला है। बट आपने कभी सोचा क्यों गलत बोले? क्यों?
लेकिन मैं चाहती हूँ आज जो इंडिया जो खड़े हुए हैं, एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं, एक स्वीट स्पॉट में खड़े हुए हैं, आपके पास टैलेंट्स है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसोर्स है, लेकिन आप बीबीसी को वहां से हटा नहीं सकते। आप न्यूयॉर्क टाइम्स वहां पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि एंटी मोदी होना चाहिए हमारे कंपनी में काम करने ये के एक लिए। तो विषयांतर भी हो जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प विषय, तो मेरा विषय है एक्चुअली, मेरी तो पढ़ाई लिखाई यही है। आपने दो चीजें कही। आपने पहले कहा कि क्रिटिसाइज करने वालों को अवसर देना चाहिए, फिर लोकतंत्र के, अरे भारत की खूबसूरती, आप छोड़िए बीबीसी को, आप छोड़िए किसी अन्य चैनल को, आप ये देखिए भारत में बैठे भारतीय वो कई बार पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाते रहे और उनका भी मजा लेते रहे। मैंने भी बोला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आज नहीं बोल रहे क्या? भारत के लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? बहुत सारे कांग्रेसी या बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं, कार्यकर्ता, नेता नहीं बोलते जितना उनके कार्यकर्ता बोलते हैं। और ये तो भारत की एक मैं तो इसको समस्या मानता हूं, लेकिन ठीक है, खूबसूरत लोकतंत्र है, यहां सबको इजाजत है। फिर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, उनके नैरेटिव्स हैं अपनी जगह पर, लेकिन असली बात यह है कि भारत आजकल अपने उस सिद्धांत पर चल रहा है कि हमें जो करना है वो करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत बहुत पुरानी रही है। तो अब भारत का एक मकसद है कि हमको जो करना है कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर, जब जो करना होगा तब वो करेंगे, कर रहे हैं। और अमेरिका को भी डोनाल्ड ट्रंप साहब मित्र हैं, लेकिन अभी भारत ने कड़ा संदेश दिया, आज उनका बयान भी पलट गया है, ये भी आपने देखा होगा पूर्णिमा जी। खैर इस पर मैं आऊंगा सचिन जी, थोड़ा इसी पर एक, क्योंकि ये लंबी चर्चा हो गई। पूर्णिमा जी मैं आऊंगा एक एक करके, जरा सचिन जी काफी देर से बोलिए 10 सेकंड बोलिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली ये किया कि पाकिस्तान और इंडिया को एक बास्केट में डाल दिया, ये जो नैरेटिव जो अभी फैला है दुनिया में, ये इंडिया को काउंटर करना पड़ेगा। मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूं, लेकिन मैं अब एक भारतीय वहां से बॉर्न एंड ब्रॉट अप होके इस कंट्री में आई हूँ, यहाँ के नागरिक हूँ। मेरे लिए दोनों कंट्री सिमिलर है, दोनों कंट्री वही मायने रखती है मेरे लिए। लेकिन एज ए थर्ड पार्टी इफ आई लुक एट इट, काउंटर करना नैरेटिव को, ये अभी इंडिया की जिम्मेदारी हो चुकी है। हमारे जैसे लोग हम नहीं कर सकते। होगा निश्चित, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस मामले में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी, इनकी विदेश नीति और इनकी जो हैंडलिंग पावर है ना, इन्होंने दिखा भी दी है, इस पर बिल्कुल संदेह मत करिए। रुकिए, थमिए, जरा सा इंतजार करिए, देखिएगा अभी आ रहा है धीरे धीरे। ये यूएनएससी तो शुरुआत है। सचिन जी थोड़ा सा बताइए, जिस काउंटर की चिंता पूर्णिमा जी कर रही हैं बहुत से लोग, कि अगर मान लिए फॉल्स नैरेटिव चल रहा है तो हमारा काउंटर कैसे है, उस पर थोड़ा सा बात रखिए। देखिए, जब भी कोई देश किसी युद्ध में जाता है तो वो हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव लेके जाता है युद्ध के अंदर। पाकिस्तान जब इस युद्ध में आया, पाकिस्तान ने जब पहलगाम में अटैक किया तो उसने ये बोला कि ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन बाद में जब हमने उनको पर काउंटर किए, हमने एविडेंसेस दिए, हमने स्ट्राइक्स करे, तो पूरी दुनिया को पता लग गया कि इसमें पाकिस्तान में क्या रोल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान कितना टेररिज्म कर रहा है। आज आप देखिए कि कल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 14 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है अजहर मसूद फैमिली को। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एविडेंट हैं कि पाकिस्तान का क्या नैरेटिव रहता है और इसमें क्या रहेगा। देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस टाइम एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने देश के अंदर भी अपना जो आंतरिक उनका मसला चल रहा है, जो अनरेस्ट है, जो लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन है, उनके खिलाफ जो रिबेलियनिज्म हो रहा है वहाँ पे, उनको उस चीज़ों को एड्रेस करना है। और उसके लिए आपने देखा हुआ आनंद फानन में कभी वो ट्रेड वॉर बढ़ा देते हैं, ट्रेड टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी वो आके अपने कुछ बयान देते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके। पहले उन्होंने मना कर दिया कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, उसके बाद उन्होंने बोला कि अचानक से, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि अभी आपने ये सवाल छेड़ा कि थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं था और अचानक से सीज फायर हो गया। देखिए, हालांकि हमला तो हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अमेरिका को भी अनरेस्ट दिया, क्योंकि हमने जब ब्रह्मोस से वहां पे हमले करे तो शायद पाकिस्तान ने और अमेरिका ने इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि शायद हम इतना वाइटल होकर जाएंगे, इतना एग्रेसिव होकर जाएंगे। और क्योंकि अमेरिका के स्टेक्स हैं, उसको पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट्स हैं, एयर बेसिस हैं, उनको यूज करना है। कहीं ना कहीं उसको लगा कि उन्हें एयर बेसिस पे अटैक हो गया, और ये रीजन है कि पाकिस्तान सीधा भागता हुआ अमेरिका के पास गया और अमेरिका ने अपने आप को इसके बीच में डाला। आज अमेरिका ने अपना जो वो बयान है कि मैंने मध्यस्थता करी, आज अमेरिका उससे भी मुकर गया है।
आज आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी जब श्रीनगर गए और उन्होंने सारी बातचीत करी, अपने मीडिया से भी बातचीत करी, लेकिन बाद में उन्होंने एक बात बोली कि कैन वी हैव द न्यूक्स विद अ रोग स्टेट, क्या हम एक रोग स्टेट के पास न्यूक्स छोड़ सकते हैं। देखिए, अब भारत को मैं एक बात बड़ा क्लियरली बोल देना चाहता हूं आपके चैनल पे कि भारत की जो नीति होगी वो अमी एकला चलो रे वाली नीति होगी, क्योंकि हम अभी इस टाइम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारे मैटर को आके हैंडल करे। अब आगे क्या होने वाला है इस मैटर में। अच्छा, ये तो आपने बात सही कही है सचिन जी। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत की नीति तो हमेशा यही रही, भारत तो कह ही रहा है हमें मध्यस्थता चाहिए ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि कोई बीच में आए, और ना हमें किसी की जरूरत है। सही मायनों में जरूरत इन लोगों को होती है, और टांग अड़ाने की आदत भी इन्हीं की है। अभी जब भारत निपट रहा था पाकिस्तान से, तब भी टांग अड़ाने के लिए बहुत सारे आए। भारत को किसी के पास नहीं जाना पड़ा या किसी से परमिशन नहीं लेनी थी। हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ है, हम उसका जवाब देंगे, और हमको पता है जवाब कैसे देना है, और हमारे पास उसकी ताकत है। जनरल चतुर्वेदी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में अब जो भारत के कूटनीतिक कदम होंगे वो किस दिशा में होंगे? और जैसा मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये जो सैन्य कार्रवाई है, जो बहुत छुटपुट सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से हुई है, अगर ज़्यादा हो जाती तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता, और शायद यही वजह थी कि इस डर से बहुत सारे बड़े बड़े देश उसके साथ में आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि भाई बख्श दो, छोड़ दो। लेकिन आने वाले समय में कूटनीतिक कदम भारत के कैसे रहेंगे कि पाकिस्तान अब बिल्कुल या तो ठीक हो जाए या दोबारा खड़ा ना हो पाए? प्रवीण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। भारत की नीति जो भविष्य की है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के सामने अपना एड्रेस दिया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि कोई भी इस तरह की चीज होगी भविष्य में, टेरर का, आतंकवादी हमारे नागरिकों के ऊपर, तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और ये अलग करना कि सरकार और जहां से ये आतंकवाद पनपा है ये अलग नहीं होगा, वो हम उसको बिल्कुल बताएं। और बिल्कुल सीवियरेस्ट उसके लिए हमारे लिए कोई और वो नहीं होगा, हम उस पर छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बात कही कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, तो वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के लिए बिल्कुल निर्धारित कर दिया। इसके अलावा जो एक सख्त संदेश एज अ शक्तिशाली देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, उसके साथ साथ विश्व को भी बताया है कि आप भी अपने जो विचार है उसमें एक थोड़ा सा संतुलन बैठाइए और थोड़ा सा चेंज करिए। आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है और सारे विश्व को इसके लिए साथ होना पड़ेगा। जब तक पूरा विश्व इसको नहीं तो बताइए आप, वहां पे जो इनकी काकुल में इनकी मिलिट्री एकेडमी है उसके साथ ओसामा बिन लादेन मिलता है। आज हाफिज सईद के तमाम रिश्तेदार जो भी खुद भी अच्छे अच्छे आतंकवादी हैं विश्व के, वो भी वहां पे मारे जाते हैं। और विश्व इन सब को देखने के बावजूद भी उनको जिस तरह से उनके क्रिटिसाइज करना चाहिए था पाकिस्तान को, पूरे विश्व के सामने एक इस तरह से दिखाना था कि ये आतंकवादी देश है, वो नहीं हुआ। उसके लिए भी भारत को पहल करनी पड़ी है। लेकिन भारत शक्तिशाली देश है, सक्षम है, सुदृढ़ है। भारत में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और भारत में दृढ़ निश्चय की कमी नहीं है। भारत इसका जवाब अच्छी तरह से हर फोरम पे विश्व में देगा। मैंने अभी किसी को मिसाल भी दे रहा था जनरल चतुर्वेदी कि कोई मान लीजिए मरा हुआ हो, कमज़ोर हो, किडनी फेल हो गई हो, लिवर फेल हो गया हो, और कोई स्वस्थ आदमी जिसका भविष्य हो, जिसकी तरक्की हो रही हो, जिसके पास पैसा आ रहा हो, बाल बच्चे हों, वो ऐसे किसी आदमी से झगड़े के बाद उसकी हत्या नहीं करेगा, क्योंकि मरे हुए की हत्या भी हत्या ही कहलाती है और हत्या का ही पाप लगता है। अब जब खुद ही टूट रहा है तो ख़त्म होगा एक दिन, या बदलाव आएगा, पुनर्जन्म होगा उसका, कुछ ना कुछ तो होगा। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, POK हो, हर जगह अब वो टूट देखने को मिल रही है। भारत के कूटनीतिक कदम अपने स्तर पर जारी रहेंगे क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा से मतलब है। पूर्णिमा जी, अमेरिका के स्टैंड को डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बड़ा मजाक में कहा जाता है कि आज सुबह उठकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले, क्या नया कहने वाले का इंतजार बहुत होता है वहां पर कि आज कुछ नया तो नहीं बोल देंगे, और कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आई होप कि वो सचमुच एक चिंता कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मौका मिला है, जोश में भी है, उत्साह में भी है। बट इस पूरे मामले पर आप उनके स्टैंड को कैसे देखती हैं आने वाले समय में?
देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक खास बात जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो ये है कि वो एक्चुअली कोई मीडिएटर बीच में नहीं रखते। जो मन में आते हैं वो डायरेक्टली पेजेंट्स के साथ, हमारे लोगों के साथ बात करते हैं। लेकिन ये पहली बार ये सिचुएशन आया हुआ है कि बिना सोच के कुछ लिख दिया, बिकॉज he's a president of the most powerful country। तो सब कंट्री उनके ऊपर ही देखते हैं। तो एक पोजीशन के आने के बाद जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मेरे ओपिनियन है। अब उनका ऑब्वियसली कैरेक्टर वो है, तो आप शायद चेंज नहीं कर वेरी सकते। इंपॉर्टेंट, मुझे But, आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, ये पॉइंट कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ऐसा लगा कि आनन फानन जल्दबाजी में थे, जैसे बच्चे नहीं होते कि फटाफट फटाफट क्रेडिट ले लो, अरे 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 जल्दी से कुछ टाइप कर दो, इस टाइप का कुछ टाइप कर दिया उन्होंने। वो तो हमें भी ऐसा लगा है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है इस काइंड ऑफ मामले में, क्या होता है जॉइंट डिस्क्लोजर होती है और स्टेटमेंट बाहर आती है, सब एक साथ बोलते जो भी बोलना होता है फॉर ऑल द पार्टीज। यहाँ पे क्या हो गया कि उनकी जो स्टेटमेंट आया था इट वाज वेरी क्रेडिट टेकिंग एंड प्रीमेच्योर ऑल्सो। पहले ही लिख दिया कि हमने मीडिएट किया है। मुझे लगता है पूर्णिमा जी, एक इंडो अमेरिकन रिलेशन पर हम फिर से एक शो करेंगे, समय अभी बहुत सीमित है, बट चर्चा यहीं तक। जनरल चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। सिंपली मैं ये पहले से बहुत दिन से कह रही हूँ कि इंडिया जो है, जो सिचुएशन में है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ना लेफ्ट ना राइट के कोई नहीं, वो तो हो गई बात इस पे। अभी जनरल चतुर्वेदी ने भी बोला, प्रोफेसर सिंह भी बोल रहे थे, एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है एकला चलो रे की नीति पर चल रहे। अब वैसे भी हमें जरूरत है नहीं किसी मीडिएशन की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही, कल मुलाकात करते हैं 8 बजे।